हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर। और साथ ही साथ ये बताना भी चाहती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स आप जैसे होनहार बच्चों के लिए हमेशा के लिए लेकर आया है फ्री एजुकेशन। कक्षा 6वीं से 12वीं तक के संपूर्ण पाठ्यक्रम का फ्री वीडियोस। जी हाँ, एकदम कंप्लीट जो भी आपका पाठ्यक्रम है उसके वीडियोस आपको फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा। तो जिस तरह से आप जुड़ रहे हैं, हम यही चाहते हैं कि आपका और हमारा साथ हमेशा बना रहे। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज हम करने वाले हैं, प्रीवियस वीडियोस आपने देखे हैं ना, हमने गद्य खंड का पाठ 2 स्टार्ट कर दिया है। नाम है डायरी का एक पन्ना। राइटर मीन्स लेखक है हमारे सीताराम से केसरिया जी, जिन्होंने अपनी स्मृतियों को अर्थात अपने आत्मकथ्य के माध्यम से 26 जनवरी सन 1931 का वर्णन किया है अपनी लेखनी से, अपनी डायरी में। ठीक है, अब यहां आज जो वीडियो हम देखने वाले हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करने वाले हैं, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। अब सुनिए ध्यान से, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन के अंतर्गत इस वीडियो में आप देखेंगे कि सबसे पहले हम जीवन परिचय पर जाएंगे, उसके बाद हर एक जो पैराग्राफ रहेगा, जो भी परिच्छेद कहते हैं हिंदी में, किसको, पैराग्राफ को। ठीक है, हर एक पैराग्राफ को हम बहुत आराम से पढ़ेंगे, भावनात्मक तरीके से। जिस तरह से भाषा का वाचन किया जाता है या पठन किया जाता है, हर एक बिंदुओं पर, हर एक वाक्य पर हम ध्यान से फोकस्ड रहेंगे, उस पर केंद्रित रहेंगे, ताकि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे मस्तिष्क और मन में बस सके। किसी भी काम को करना आसान होता है, लेकिन किसी भी काम को अच्छे से पूरा करना थोड़ा मुश्किल। अब आसान काम तो सभी करते हैं, हम क्यों उस भीड़ में शामिल हो। हमें करना है अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से, ताकि हम उसमें प्राप्त कर सकें अच्छी सफलता। समझ में आया? हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, हमें तो वो बनना है जिसके लिए भीड़ एकत्रित हो सके। कहते हैं ना कि उदाहरण तो सभी देते हैं, अरे बनना है तो वो बनिए जिसका उदाहरण दिया जाए। तो मैं मेरे स्टूडेंट से यही चाहती हूं कि आप आगे चलकर अपने आप में एक उदाहरण प्रस्तुत करें, अपने आप में एक उदाहरण बने। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं इस पाठ के लेखक श्री सीताराम से केसरिया जी के जीवन परिचय पर, और करते हैं हम सब मिलकर उनको नमन कि इस तरह के हिंदी साहित्यकारों ने हिंदी के परचम को न केवल भारत में ही बल्कि संपूर्ण विश्व में फहराया। जी हाँ, भारत, भारती, हिंदुस्तानी और हिंदी हम सब का गर्व है, हम सब का अभिमान है। तो हिंदी को अपने आप में गौरव दिलाने में हिंदी के साहित्यकारों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और एक बात बता दूं कि जो हम सिलेबस पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी या सीबीएसई का, उस पाठ्यक्रम में जिन लेखकों का या रचनाकारों की रचनाएं शामिल होती हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर सीताराम से केसरिया जी का एक कथ्य है जो उन्होंने अपने ही लेखनी से लिखा था। कब? 26 जनवरी सन 1931, अर्थात कब? स्वतंत्रता से पूर्व। ठीक है, क्योंकि स्वतंत्रता हमें कब प्राप्त हुई थी? सन 1947 में। लेकिन ये डायरी का एक पन्ना पाठ कब का है? 26 जनवरी 1931 का। आइए पढ़ते हैं जीवन परिचय। सीताराम से केसरिया जी 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ में जन्मे सीताराम से केसरिया का अधिकांश जीवन कलकत्ता या कोलकाता में बीता। व्यापार व्यवसाय से जुड़े से केसरिया अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक, संस्थापक और संचालक रहे। महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी भी ली। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के करीबी भी रहे। आपने सुना होगा गरम दल और नरम दल। गरम दल में शामिल थे कौन? लाल बाल पाल, है ना। तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, विपिन चंद्र पाल जी, ये गरम दल में शामिल थे। और नरम दल की हम बात करें जहाँ सत्य और अहिंसा अर्थात बापू जी वाला जो दल था। लेकिन यहाँ पर आप लेखक को देखिए कि वे सबके साथ शामिल रहे। सुभाष चंद्र बोस भी गरम दल के ही थे। यहाँ पर गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी जी नरम दल,
तो वो उनके साथ भी रहे, साथ ही साथ सुभाष चंद्र बोस के करीबी भी रहे। इन्होंने सबके साथ, क्योंकि रचनाकार तो सबसे हिल मिलकर रहता है और उसको सत्यता का परिचय देना होता है सबको। वो किसी भी पक्ष या विपक्ष या पार्टी या विरोध में अपने आप को शामिल नहीं करते हैं। उनका काम है सत्य को उजागर करना और आम जनता तक अपनी बात को पहुंचाना। ठीक है। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जेल यात्रा भी की। कुछ साल तक आजाद हिंद फौज के मंत्री भी रहे। और आजाद हिंद फौज की रचना किसने की थी, गणना किसने की थी? आजाद हिंद फौज की चंद्रशेखर आजाद ने नहीं। अक्सर बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स कि आजाद मतलब चंद्रशेखर आजाद, नहीं, सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद फौज की रचना की थी और गणना की थी। और उनका एक नारा भी था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब और चलते हैं कि क्या है इनकी साहित्यिक उपलब्धियां। सीताराम सेकसरिया को विद्यालय शिक्षा पाने का अवसर नहीं मिला, अर्थात उन्हें विद्यालय जाने का अवसर ही नहीं मिला। फिर कैसे शिक्षा प्राप्त की उन्होंने, और शिक्षा भी इस तरह से प्राप्त की कि आज हम उनसे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, हम सभी के प्रेरक रहे हैं वे। स्वाध्याय से ही पढ़ना लिखना सीखा। स्वाध्याय मीन सेल्फ स्टडी, याद रखिएगा। स्मृतिकरण, मन की बात, बीता युग, नई याद और 2 भागों में एक कार्यकर्ता की डायरी उनकी उल्लेखनीय कृतियां हैं। और भी कई कृतियां हैं, कृतियां मीन्स रचनाएं, कई कृतियां हैं, परंतु स्मृतिकरण, मन की बात, बीता युग, नई याद और 2 भागों में एक कार्यकर्ता की डायरी उल्लेखनीय कृतियां हैं। पुरस्कार, भारत सरकार ने उन्हें सन 1962 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। 1900 कब किया? 62 में। मैं आपसे हमेशा कहती हूं कि हिंदी में आपको गिनती आना चाहिए। आती हैं? सबको पता है ना हिंदी में गिनती 62 में, तो याद रखिएगा। और कभी यदि जब कभी आप पढ़ रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में हिंदी की गिनती शॉर्ट में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको आती हैं। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं डायरी का एक पन्ना, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, कि इसमें लेखक श्री सीताराम सेकसरिया जी ने क्या बताया है, हम सबको क्या सुझाव देने का प्रयास किया है, या हम सब भारतीयों के मन में किस प्रकार की भावना जागृत करने का जुनून था उनके मन में, या क्या कोशिश की थी उस समय 26 जनवरी सन 1931, 1931, बिफोर फ्रीडम, स्वतंत्रता से पूर्व की ये बात है। और एक बात, जब भी हम जो भी परिच्छेद पढ़ते जाएंगे, जो भी पैराग्राफ पढ़ते जाएंगे, उससे संबंधित हम प्रश्नों का निर्माण भी करेंगे, साथ ही साथ उत्तरों की चर्चा भी करेंगे। क्योंकि जो एनसीईआरटी में जो प्रश्न दिए हैं, आपकी पाठ्य पुस्तक में जो पाठ के बाद में जो प्रश्न दिए हैं, उनकी चर्चा तो ऑलरेडी कर चुके हैं, उनका तो वीडियो आपने देखा ही होगा, है ना। तो जो पाठ्य पुस्तक के पीछे जो एनसीईआरटी प्रश्न अभ्यास थे, उनकी चर्चा हम कर चुके हैं। लेकिन उनके अलावा भी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं पाठ के बीच से। तो आज हम जब कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करने जा ही रहे हैं, तो हर एक परिच्छेद अर्थात पैराग्राफ को पढ़ेंगे बहुत अच्छे से और कोशिश करेंगे कि उनमें किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर हमें कैसे निर्मित करना है या उत्तरों का निर्माण कैसे करना है। क्योंकि जब हम प्रश्नों का निर्माण कर लेंगे तो हमें उत्तरों का निर्माण करना भी आ ही जाएगा, क्योंकि प्रश्नों का निर्माण करना भी छोटी मोटी बात नहीं है। प्रश्न यदि अच्छे होते हैं, आपने सुना ना, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन मीन्स प्रश्न में दम होती है, बात होती है। तो अब आप भी प्रश्न निर्माण करेंगे, स्वनिर्मित प्रश्न लिखेंगे और उनके उत्तर भी। और स्वनिर्मित प्रश्नों में ये नहीं कि लेखक कौन थे, डायरी कब लिखी गई, झंडा क्यों फहराया गया, लेखक ने क्या कहा, ये इस तरह के नहीं। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, है ना, मूल्य परक प्रश्न आप निर्मित करेंगे। और जिस तरह के भी प्रश्न जो पाठ्य पुस्तक के पीछे नहीं है, उनसे मतलब है ना, उनसे हटकर हमें प्रश्नों का निर्माण करना है जो उनकी बराबरी का मूल्य रख सकें, जो कि पाठ्य पुस्तक के पीछे दिए गए हैं। समझ में आया? चलते हैं पहले पैराग्राफ पर या प्रथम परिच्छेद पर। ध्यान से सुनिएगा, मेरे साथ पढ़िएगा
और देखिएगा कि उस समय अंग्रेजी शासन किस तरह से भारतीयों पर दुराचार, अत्याचार और भारतीयों को प्रताड़ित करते थे। हर एक भारतीय के मन में सहते 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 आखिर स्वतंत्रता की ज्वाला धधक उठी और उन्होंने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया था। यही कुछ बताया है उन्होंने लेखक ने डायरी के माध्यम से। प्रस्तुत पाठ के लेखक सीताराम से कसरिया आजादी की इच्छा रखने वाले महान इंसानों में से एक थे, जो जिनके मन में आजादी की इच्छा पनपने लगी थी ना, जिनके मन में आजादी की ज्वाला धधकने लगी थी, उनमें से एक लेखक भी थे। क्योंकि कब तक आखिर सहन किया जाए, कहते हैं ना किसी भी रस्सी को या रबर को या तभी तक खींचो जितनी उसमें क्षमता हो, क्षमता से अधिक करोगे तो एक ना एक दिन तो वो आपका विरोध करेगी। यही हुआ, अंग्रेजों ने भारतीयों पर इतने अत्याचार किए और चारों तरफ अपनी सत्ता फैला दी। कौन क्या कर रहा है, किसी को भी आजादी से सांस लेने तक को नहीं, मतलब सांस लेने तक की भी आजादी नहीं थी। सांस लेना है, कोड़े बरसा रहे हैं, भूख लगी है तो भोजन नहीं दे रहे हैं, कई तरह की यातनाएं और प्रताड़नाएं हर एक भारतीय ने सही थी। खासतौर से स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी वीरों ने तो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए इतना किया कि आज जब हम उनकी चर्चा करते हैं ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रूह कांप जाती है कि धन्य थे वे वीर सपूत, धन्य थे वे क्रांतिकारी, धन्य थे वे स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने स्वयं को आगे रखकर हम सबको खुला आसमान दिया और आज हम आजादी पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो उन्हीं में से आजादी की इच्छा रखने वाले लेखक भी एक महान व्यक्ति थे। वह दिन प्रतिदिन जो भी देखते थे, सुनते थे और महसूस करते थे, उसे अपनी एक निजी डायरी में लिखते रहते थे। डायरी लिखने का इंटरेस्ट बहुत पहले से चला आ रहा है और आज भी बहुत से लोग डायरी लिखते हैं, अपनी डेली डायरी, दैनंदिनी कहते हैं जिसको हिंदी में। डेली मतलब ये नहीं कि हमने क्या किया संपूर्ण उसका विस्तृत रूप से विवरण लिखें, बस संक्षिप्त रूप में हमने लिखते हैं कि आज हमने क्या किया, आज हमने ये काम हमने किया तो कुछ कमी रह गई इसमें, और मतलब जस्ट सार लिखेंगे कि हमने दिन भर में क्या किया। और आज ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो अपनी प्रतिदिन की डायरी मेंटेन रखते हैं या दैनंदिनी लिखते हैं। ऐसे ही उस समय भी लेखक भी लिखते थे। इस पाठ में उनकी डायरी का 26 जनवरी सन 1931 का लेखा जोखा है, जो उन्होंने खुद अपनी डायरी में लिखा था। मतलब जो वास्तविक रूप में जो घटना घटित होती थी ना उस समय, उसका वास्तविक वर्णन है इस चैप्टर में। लेखक कहते हैं कि 26 जनवरी सन 1931 का दिन हमेशा याद रखने वाला दिन है। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी सन 1930 के ही दिन पहली बार सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और 26 जनवरी सन 1931 को भी फिर से वही दोहराया जाना था, जिसके लिए बहुत सी तैयारियां पहले से ही की जा चुकी थी। सिर्फ इस दिन को मनाने के प्रचार में ही 2000 रुपए खर्च हुए थे। और 2000, अब हमें लगता है कि बस 2000, लेकिन उस समय 2000 रुपए बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। देखिए यहां पर बात कर रहे हैं कि क्यों, मतलब क्यों 26 जनवरी सन 1931 का दिन इतना महत्वपूर्ण है, इतना खास है। क्योंकि 26 जनवरी 1930 अर्थात एक वर्ष पूर्व ही संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता दिवस मना लिया था और हर एक भारतवासी के मन में ये स्वतंत्रता की लहर और अंग्रेजों को खदेड़ कर भगाने का जो जुनून था, जो जोश था, वो आ चुका था। और इसी आधार पर उन्होंने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस की घोषणा भी कर दी थी कि अब तो हम अपने भारत को, अपनी मातृभूमि को अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्र कराकर ही रहेंगे। फिर एक वर्ष बाद अर्थात 26 जनवरी सन 1931 को वही दोहराया जाना था, इसलिए बहुत अच्छे से तैयारियां की गई और हर एक भारतवासी ने उसमें बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया। किस तरह से योगदान दिया? जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे और भी कई लीडर्स थे, कई नेता थे, जो हर एक भारतवासी के मन में स्वतंत्रता की चिंगारी बढ़ाने का कार्य कर रहे थे, स्वतंत्रता की भावना का जागृत करने का कार्य कर रहे थे। उन्होंने इस तरह से किया और हर एक भारतवासी ने अंग्रेजों के विरुद्ध में अपने आप को खड़ा कर लिया। और फाइनली ये डिसाइड हुआ, मतलब अंत में ये निश्चय किया गया कि
26 जनवरी सन 1931 को 4:24 पर झंडा फहराएंगे। ये फरमान जारी हो गया भारतीयों की तरफ से। जब अंग्रेजी सरकार ने ये देखा तो तुरंत उसने नोटिस जारी किया। क्या किया कि किसी भी तरह की कोई भी सभाएं नहीं होंगी, किसी भी तरह के कोई भी आयोजन नहीं होंगे, और जो भी मैदान थे या जो भी सभा जहां पर होती थी उन सब का पहरा लगा दिया पुलिस का, ताकि भारत में ये दिन ना वो सेलिब्रेट कर पाए या ना मना पाए। ठीक है, सभी मकानों पर भारत का राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था। हर एक भारतवासी, हर एक, जबकि उसको पता था, हर एक भारतवासी को पता था कि अंग्रेज उन पर अत्याचार करेंगे, लेकिन फिर भी निडरता के साथ, निर्भयता के साथ उन्होंने अपने अपने घरों के ऊपर भी तिरंगे झंडे को फहरा दिया। और बहुत से मकान तो इस तरह सजाए गए थे जैसे स्वतंत्रता ही मिल गई हो। इस तरह की हर एक भारतवासी के मन में इच्छा जागृत हुई। अब देख सकते हैं हम कि प्रश्न किस प्रकार से बन सकते हैं इस पैराग्राफ में, कि लेखक ने डायरी कब लिखी और इस डायरी में क्या वर्णन है। तो लेखक की ये जो पाठ है वो किस दिन का वर्णन है? 26 जनवरी सन 1931 का, जिस दिन संपूर्ण भारत में 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जा चुका था और 26 जनवरी सन 1931 को वही दोहराया जाना था। इस तरह से हम इसका बड़ी विचारपरक रूप में उत्तर का निर्माण कर सकते हैं। और प्रश्न क्या उठ सकते हैं कि क्या हर एक भारतवासी ने स्वतंत्रता में भाग लेने की सोची? फिर हम क्या लिखेंगे? ना केवल भारतवासियों के मन में विचार ही आया, बल्कि उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति करने के लिए अपने आप को आगे भी बढ़ा लिया और हर एक घर पर राष्ट्रीय ध्वज अर्थात हमारा तिरंगा झंडा फहराने लगा, और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वतंत्रता मिल चुकी हो। चलते हैं अगले परिच्छेद पर। कलकत्ते के लगभग सभी भागों में झंडे लगाए गए थे। पुलिस अपनी पूरी ताकत के साथ पूरे शहर में पहरे लिए घूम घूम कर प्रदर्शन कर रही थी। क्या कह रही थी? किसी भी तरह की कोई सभाएं नहीं होंगी, सब अपने अपने घरों में रहेंगे, अन्यथा परिणाम बहुत बुरा होगा। क्योंकि वे तो धमकी देते थे, लाठीचार्ज कर देते थे। उनका सिर्फ शक्ति क्या थी? प्रहार, और वो भी किस पर प्रहार? निहत्थों पर, और उसको वो अपनी शेखी समझते थे, अपनी शान समझते थे। ठीक है, ना जाने कितनी गाड़ियां शहर भर में घुमाई जा रही थी अंग्रेजी सरकार की। घुड़सवारों का भी प्रबंध किया गया था ताकि भारतवासियों के मन में डर और दहशत बैठाई जा सके और कोई भी भारतवासी घर से बाहर कदम ही ना रखे। लेकिन देखते हैं हुआ क्या? क्या हुआ कि घुड़सवारों का भी प्रबंध किया गया। स्मारक के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी, उस जगह को तो सुबह के 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में आकर घेर रखा था। इतना उनको खौफ था भारतीयों का कि ये कर क्या रहे हैं। इन्होंने खुली चुनौती दे डाली और उस स्थान को घेर लिया। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कई जगह पर तो सुबह ही लोगों ने झंडा फहरा दिए। निडरता के साथ, निर्भयता के साथ हर भारतवासी ने मतलब अब तो हम फहराएंगे, चाहे परिणाम जो भी हो, झंडा तो हम फहरा कर ही रहेंगे। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार, कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने गए। याद रखिएगा कि इससे प्रश्न हो सकता है। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार, कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने गए, परंतु वे पार्क के अंदर ही ना जा सके। क्यों? क्योंकि वहां पर भी काफी मारपीट हुई और 2-4 आदमियों के सर फट गए। अर्थात पुलिस ने अपना वही दुष्कृत्य स्टार्ट कर दिया, काम लाठी चार्ज स्टार्ट कर दिया, लाठियां बरसाना शुरू कर दिया और बहुत से लोग उसमें घायल हो गए। मारवाड़ी बालिका विद्यालय, याद रखिएगा कौन सा विद्यालय था? मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडा फहराने का समारोह मना दिया, झंडा उत्सव मना लिया। वहां पर जानकी देवी, मदालसा बजाज, नारायण आदि स्वयंसेवी भी आ गए थे। कहां आ गए थे? मारवाड़ी बालिका विद्यालय में, जहां पर लड़कियों ने झंडा फहरा दिया था। तो मदालसा कौन थी? लीडर थी, अर्थात नेता थी, नेत्री थी। ठीक है, अब देखते हैं कि यहां पर किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं कि जब अंग्रेजों को या पुलिस कर्मियों को या जो सरकार थी, सरकार कौन थी उस समय? अंग्रेजों की। जब सरकार को यह पता चला कि भारतीयों के मन में स्वतंत्रता की चिंगारी उठ रही है, तो उन्होंने क्या कहा?
उन्होंने क्या किया, उन्होंने फरमान जारी कर दिया और पुलिस तैनात कर दी। यहाँ तक कि घुड़सवारों को भी चारों तरफ घुमा घुमा कर ये ऐलान किया गया कि कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। हर एक को, यदि कोई घर से बाहर निकला तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। धमकी वाली बातें। अब यहाँ पर और क्या कह सकते हैं कि तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार, तो या फिर हम कह सकते हैं कि हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने कहाँ गए, तो आप कह सकते हैं तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी। कि कौन थे हरिश्चंद्र सिंह जी कौन थे? कमेटी, कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री थे। इस तरह से यहाँ प्रश्न बन सकता है। और मारवाड़ी बालिका विद्यालय में लड़कियों ने किन की उपस्थिति में झंडा वंदन किया या फहराया, तो आप लिख सकते हैं मदालसा बजाज, जानकी देवी, नारायण सिंह जी आदि स्वयंसेवियों के समक्ष झंडा फहराया। समझ आया? इस तरह से इससे प्रश्न का निर्माण भी हो सकता है। और जब हम प्रश्नों का निर्माण कर लेते हैं तो उत्तरों का निर्माण भी हम कर लेते हैं, क्योंकि प्रश्न तभी उठते हैं अक्सर, ऐसा नहीं कि जब हम क्लास में पूछते हैं तो हमें उत्तर भी आता होगा। क्वेश्चंस आर द आंसर्स, ये नहीं है। अर्थात कि जब हम प्रश्न स्वयं बनाएंगे ना तो उत्तर भी आएंगे, और जब प्रश्न दूसरों के समक्ष आते हैं तब हमें उत्तर बहुत अच्छे से सोच समझकर उत्तर देना होता है। और उत्तर हम दे पाते हैं कब? जबकि हमने बहुत अच्छे से अध्ययन किया हो। ठीक है। उन्होंने लड़कियों को उत्सव का मतलब समझाया। किसने? मदालसा जी ने, है ना, जानकी देवी जी ने, नारायण सिंह जी ने, सब ने लड़कियों को उत्सव का मतलब भी समझाया। 2-3 बजे पुलिस कई आदमियों को पकड़ कर ले गई। पुलिस का यही काम था कि ये भारतीय एकत्रित क्यों हो रहे हैं, ये एकता में बड़ी शक्ति होती है, तो कहीं ना कहीं पुलिस डर रही थी। जिनमें मुख्य कार्यकर्ता पूर्णदास और पुरुषोत्तम राय थे। सुभाष बाबू के जुलूस की पूरी जिम्मेदारी पूर्णदास पर थी। सुभाष बाबू के जो जुलूस था उसकी संपूर्ण एकदम किस पर था भार, ये जिम्मेदारी? पूर्णदास। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया, क्योंकि वो तो हर एक लीडर को, हर एक नेता को पकड़ते थे, ताकि जो बाकी के सामान्य जनता है उसका जो विश्वास है वो डवाडोल हो जाए या ढेर हो जाए। इसलिए वो लीडरों पर पहले वार करती थी, उनके सामने उनको प्रताड़ित करती थी, ताकि आम जनता दुखी और व्यथित और घबरा जाए और अपने अपने घरों में छुप जाए। इसलिए वो जो भी लीडर्स रहते थे, नेता रहते थे, उनको पकड़कर ले जाते थे। परंतु वे पहले से ही अपना काम कर चुके थे। आप सोचिए, जब पूर्णदास जी को पुलिस पकड़ कर ले गई, उससे पहले ही पूर्णदास जी ने, जो सुभाष बाबू ने उनको काम दिया था ना, वो पहले ही कर चुके थे। ये यहाँ पर सीख मिलती है समय से पहले अपने काम को करने की, अर्थात निश्चय कर अपनी जीत, जिसको कोई भी, कितनी भी क्यों विकट परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, हमें तो परिस्थिति पर विजय प्राप्त करके ही रहना है, चाहे विपरीत परिस्थितियां हों, चाहे बाधाएं हों। क्योंकि उन्हें पता था कि अंग्रेज सरकार चुप तो बैठेगी नहीं, तो उन्होंने गुप्त रूप से, एकदम छुपे हुए रूप से अपनी ही जो जिम्मेदारी थी उसको पहले ही काम कर दिया था। ठीक है। परंतु वे पहले से ही अपना काम कर चुके थे। स्त्रियां अपनी तैयारियां में लगी हुई थीं। अलग अलग जगहों से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने और सही जगह पर पहुंचने की कोशिश में लगी हुई थीं। ठीक है। स्त्रियां भी पूरे तरह से जोश में थीं, एकदम भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों के साथ, एकजुटता के साथ उसी ओर जा रही थी जहां झंडा वंदन या झंडा फहराया जाने वाला था। जब से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कानून तोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ था, तब से आज 26 जनवरी 1931 तक इतनी बड़ी सभा ऐसे खुले मैदान में कभी नहीं हुई थी। ये लेखक अपना अनुभव हम सबके समक्ष साझा कर रहे हैं कि कब से, जब से उन्होंने देखा, क्योंकि वो तो अच्छे उम्र दराज थे, अनुभवी व्यक्ति थे। उन्होंने ये लिखा है साफ साफ कि इतनी बड़ी भीड़ तो उन्होंने कभी नहीं देखी। और ये सभा तो कह सकते हैं कि सबके लिए ओपन लड़ाई थी। हर एक भारतवासी पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर चुका था। एक और पुलिस कमिश्नर ने नोटिस निकाल दिया था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई भी कहीं भी किसी भी तरह की सभा नहीं कर सकते हैं। किसने निकाला? अंग्रेज कमिश्नर ने फरमान जारी कर दिया कि किसी भी तरह से कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे और किसी भी तरह की सभाएं नहीं होंगी।
अमुक अमुक धारा मतलब XYZ धारा के अनुसार, आर्टिकल के अनुसार किसी भी तरह से कोई भी सभाएं नहीं होंगी। ये अंग्रेजी कमिश्नर ने अपना नोटिस जारी कर दिया। अब क्या आप बताइए, क्या अंग्रेजों का नोटिस सुनकर भारतीय स्वतंत्रता सेनानी डर गए होंगे या फिर उनके नोटिस को धमकी समझकर चुपचाप बैठ गए होंगे? नहीं, क्योंकि उनके मन में भी मां भारती को आजाद करने का जुनून, जज्बा और ज्वाला धधक चुकी थी। अब उन्हें किसी प्रकार की धमकी, किसी प्रकार की प्रताड़ना या किसी भी प्रकार की यातना का भय नहीं था। हर एक भारतवासी ने कमर कस ली थी, पूरी तरह से तैयार थे कि आओ दिखाओ क्या अत्याचार करोगे, हम भी अपनी मां भारती को आजाद तो करा कर ही रहेंगे। और उसके बाद ही क्या चुनौती दे डाली, अगर किसी भी तरह से, देखिए अंग्रेजी का मतलब अंग्रेजों का ये नोटिस था कि अगर किसी भी तरह से किसी ने सभा में भाग लिया तो वे दोषी समझे जाएंगे, और दोषी समझे जाना मतलब उन पर लाठियां चार्ज होंगी। इधर परिषद की ओर से नोटिस निकाला गया। अब परिषद की ओर से भी नोटिस गया। क्या नोटिस गया कि ठीक 4:24 पर स्मारक के नीचे झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा भी पढ़ी जाएगी। अंग्रेज कमिश्नर के जवाब में यह नोटिस आ गया कि ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा भी ली जाएगी। अंग्रेज सरकार दहशत में आ गई कि इनको क्या हुआ, ये कैसे इतने ताकतवर, कैसे इतनी हिम्मत दिखा रहे हैं। उनका कहीं ना कहीं उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगा था। किसका? अंग्रेज सरकार का। सभी लोगों को उपस्थित रहने के लिए कहा गया। किसमें? जो नोटिस आया परिषद के द्वारा। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू अपना जुलूस लेकर मैदान की ओर निकले, क्योंकि 4:24 पर झंडा फहराया जाना था और 4:10 पर सुभाष जी निकले। जब वे लोग मैदान के मोड़ पर पहुंचे तो देखो पुलिस ने अपना काम किया। पुलिस ने उनको रोकने के लिए लाठियां चलाना शुरू कर दिया। मतलब क्या था ये कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बहुत से लोग घायल हो गए, सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी, परंतु फिर भी सुभाष बाबू बहुत जोर से वंदे मातरम बोलते जा रहे थे। इस तरह का माहौल था और दूसरी तरफ स्मारक के नीचे सीढ़ियों पर स्त्रियां झंडा फहरा रही थीं और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ रही थीं। स्त्रियां बहुत अधिक संख्या में आई हुई थीं। अब क्या हुआ कि सुभाष जी तो बढ़ रहे थे अपने बिल्कुल 4:10 पर, समय से पहले वो वहां पर पहुंचने वाले थे, लेकिन उन्होंने, पुलिस तो उन पर आंखें गड़ाए बैठी हुई थी बाज की तरह कि कब उनके लीडर या नेता आए और कब उनको पकड़ लें। तो पुलिस ने लाठी चार्ज स्टार्ट कर दिया, लाठियां बरसाना शुरू कर दी और उस मुठभेड़ में या उस लाठियों में कई लोग घायल हो गए। यहां तक कि सुभाष बाबू भी लाठियों के शिकार हो गए, परंतु फिर भी उन्होंने अंग्रेजों के सामने सिर नहीं झुकाया और गर्व से जोर जोर से कहते रहे वंदे मातरम, जिससे हर एक भारतीय के मन में ऊर्जा उत्पन्न हुई और अपनी मां भारती को आजाद कराने की और तेज लहर दौड़ गई। जब अपने सच्चे लीडर को हम परेशानी में देखते हैं ना, तो हमारा खून खौल जाता है और यही हुआ भारतीयों के साथ। तो वहां पर आप देखिए कि स्त्रियों ने क्या किया। स्त्रियां बड़ी तादाद में एकत्रित हो गईं और झंडा फहरा रही थीं, स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा भी पढ़ रही थीं। अंग्रेज देखकर भौंचक्के रह गए। अब देखिए यहां पर प्रश्न किस तरह से उठ सकते हैं कि झंडा फहराने का समय क्या निश्चित था या अंग्रेजी सरकार द्वारा क्या फरमान जारी किया गया। फिर जो थी परिषद, ठीक है, परिषद अर्थात भारतीयों की तरफ से, है ना, उसने क्या फरमान जारी किया, फिर क्या क्या हुआ। तो बहुत सारे प्रश्न यहाँ बन सकते हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण परिच्छेद है, ध्यानपूर्वक सुना है आपने और उत्तर भी आप देंगे, प्रश्न भी आप बनाएंगे। चलें आगे। सुभाष बाबू को भी पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया, जेल में बंद कर दिया सुभाष बाबू को। कुछ देर बाद ही स्त्रियां वहां से जन समूह बनाकर आगे बढ़ने लगी, क्योंकि वो अपने नेता को आजाद कराना चाहती थी और अंग्रेजों का विरोध कर रही थी। स्त्रियां बेटा उस समय, उनके साथ बहुत बड़ी भीड़ भी इकट्ठी हो गई। पुलिस बीच बीच में लाठियां चलाना शुरू कर देती थी। इस बार भीड़ ज्यादा थी तो आदमी भी ज्यादा जख्मी हो गए। धर्मतल्ले के मोड़ पर आते आते जुलूस टूट गया। अब देखिए यहां पर प्रश्न बिल्कुल बनेगा
कि धर्म तल्ले के आते आते पर जुलूस का क्या हाल था, या जुलूस क्यों टूट गया, या जुलूस कब टूट गया। कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और लगभग 50 से 60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गईं, क्योंकि पुलिस ने लाठियां बरसाना शुरू कर दी। उन स्त्रियों को लाल बाजार ले जाया गया और भी कई आदमियों को गिरफ्तार किया गया। मदालसा जो जानकी देवी और जमुना लाल बजाज की पुत्री थी, उसे भी गिरफ्तार किया, क्योंकि वो कमान संभाल रही थी। उससे बाद में मालूम हुआ कि उसको थाने में भी मारा गया, मतलब मदालसा को थाने में भी मारा गया पुलिसकर्मियों के द्वारा। स्त्रियों पर भी लाठियां बरसाई गईं। क्या क्रूर थे, अत्याचारी थे, दुराचारी थे अंग्रेज, जिन्होंने किसी भी भारतीयों पर जरा सी भी, मतलब उनके मन में ये नहीं आया कि हम, मतलब लाठियां हैं या उनके हाथ में हथियार हैं या औजार हैं तो वो कुछ भी मनमानी करेंगे। लेकिन धन्य थे भारतीय, उनको वहां मारा गया। सब मिलकर 105 स्त्रियों को गिरफ्तार किया गया था। बाद में रात 9 बजे सबको छोड़ दिया। रात में, याद रखिएगा, कब उनको गिरफ्तार किया और कब उनको छोड़ दिया गया, रात में 9 बजे, क्योंकि झंडा फहराने की जो तारीख थी या समय था वो समाप्त हो चुका था। इसलिए उन्होंने ये तय किया कि अब रात के 9 बज चुके हैं तो अब इनको छोड़ देते हैं, ठीक है। कलकत्ता में इससे पहले इतनी स्त्रियों को एक साथ कभी भी गिरफ्तार किया ही नहीं था। क्यों नहीं किया गया था? क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में कभी भी स्त्रियों ने अपने आप को उजागर या अपने आप को शामिल नहीं किया था इस तरह की। भारतीय स्वतंत्रता सेना, मतलब भारतीय स्वतंत्रता संग्रामी कहेंगे इसको, कि ना केवल पुरुष वर्ग, ना केवल नेता या स्वतंत्रता सेनानी या क्रांतिकारी वीर ही शामिल हुए, बल्कि स्त्रियों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। डॉक्टर दासगुप्ता उनकी देखरेख कर रहे थे और उनके फोटो खिंचवा रहे थे। प्रश्न बहुत, देखिए यहां पर डॉक्टर दासगुप्ता उनकी देखरेख कर रहे थे, किनकी? स्त्रियों की, जो कि जेल में बंद थी, और उनके फोटो भी खिंचवा रहे थे जो घायल हो गए थे। कुछ लोग बुरी तरह से सिर फट गए थे, घायल होकर गिर रहे थे, तो डॉक्टर दास उनके फोटो खिंचवा रहे थे। यहां पर फोटो खिंचवाने के पीछे क्या उद्देश्य था? ताकि उनके घायल या अंग्रेजों के दुष्कृत्यों को संपूर्ण दुनिया के सामने ला सकें, या हर एक भारतीय को दिखा सके कि ये है अंग्रेजी सरकार जो हम पर राज कर रही है हमारे घर में ही आकर, ताकि हर एक भारतीय के मन में अंग्रेजों के प्रति विरोध की भावना उत्पन्न हो और हर एक भारतवासी उनका डटकर मुकाबला कर सके। इतना सब कुछ पहले कभी भी नहीं हुआ था। ऐतिहासिक घटना थी ये। लोगों का ऐसा प्रचंड रूप पहले किसी ने भी नहीं देखा था। बंगाल या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहां स्वतंत्रता का कोई काम नहीं हो रहा है। पूरे भारत में हमेशा सब यही कहते थे कि कलकत्ता या बंगाल में तो स्वतंत्रता के नाम पर कोई काम ही नहीं होता, सब अपने अपने घरों में, अपने अपने कामों में या अंग्रेजी सरकार से खुश हैं। तो वहां पर ये जो हुआ वो ऐतिहासिक घटना थी और संपूर्ण भारत में इसको सराहा गया। और ये एक ऐसी चिंगारी थी, ये एक ऐसी चिंगारी आई कि ज्वाला बनकर आखिरकार अंग्रेजों को खदेड़ दिया। आज ये कलंक काफी हद तक धुल गया और ये लोग ये सोचने लगे कि यहाँ पर भी स्वतंत्रता के विषय में काम किया जा सकता है। ठीक है, आशा करते हैं कि ये जो कंप्लीट चैप्टर रिवीजन था आपने इसमें बहुत अच्छे से सुना, समझा, और कई तरह के प्रश्न जो बन सकते हैं या आप अभी भी निर्माण करेंगे, उनके उत्तरों का निर्माण करेंगे, तो आपके मस्तिष्क में बहुत अच्छे से कई तरह के प्रश्न और फिर उत्तर समाधानों का निर्माण होगा, जिससे हमसे कभी भी, चाहे परीक्षा में या कभी मौखिक या लिखित किसी भी तरह के प्रश्न यदि हमारे समक्ष आ जाएंगे तो हमें वो ऐसा नहीं लगे कि ओह ये क्या है, हम क्या करें। हम हर एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स बन चुका है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है आप जैसे होनहार स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर ना केवल आपको विषय की शिक्षा ही फ्री में प्रोवाइड की जाती है, बल्कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियोस भी आप जैसे होनहार और काबिल बच्चों के लिए फ्री में उपलब्ध कराए जाते हैं।
अब मैं बता दूं यहाँ की विषय की शिक्षा आप प्राप्त कर सकते हैं सीबीएसई हिंदी मीडियम में भी और सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में भी। हिंदी मीडियम में भी आपको सभी तरह के विषय, जो आपकी कक्षा 10वीं की यदि हम बात करें तो हिंदी है ही, साथ ही साथ आपके विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान के वीडियोस भी आप हिंदी मीडियम में देख पाएंगे। आगामी कक्षाओं के लिए 11वीं और 12वीं की हम बात कर रहे हैं तो उनमें भी, चाहे आपका रसायन विज्ञान हो या भौतिक विज्ञान हो, जो भी आपके विषय हैं उन सभी विषयों के हिंदी में वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो भी विदाउट एनी कॉस्ट। किसी भी तरह का चार्जेस आपसे नहीं लिया जा रहा और ना ही कभी लिया जाएगा। इस बात का अपने मन से किसी भी तरह का यदि भ्रम है तो वो निकाल दीजिए। मैग्नेट ब्रेन्स आप जैसे होनहार स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है ताकि आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकें। अब हम बात करते हैं कि ना केवल आपको यहाँ पर विषय की शिक्षा ही प्राप्त होगी बल्कि सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी फ्री में होंगे। जैसे कौन कौन से? एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, जेआईआईबी, सीआईआईबी, बैंक, इंश्योरेंसेस, एसएससी, आरआरबी, सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं। अब ये आप पर निर्भर है कि आपको देखना क्या है। इसमें आपको किसी तरह की कोई भी असुविधा नहीं होगी। आप जिस भी वीडियो पर क्लिक करेंगे आपको उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी आ जाएगी। मान लीजिए आपको हिंदी का वीडियो देखना है या हिंदी से संबंधित संपूर्ण जानकारी चाहिए तो आप जाएंगे कक्षा 10वीं हिंदी आपकी जो भी पाठ्य पुस्तिकाएं हों, चाहे क्षितिज हो, कृतिका हो या स्पर्श हो या संचयन, है ना, उन पर आप क्लिक करेंगे। लाली वर्मा मैडम के वीडियोस पर आप जाएंगे तो आप देखेंगे एक लिस्ट बहुत अच्छे से आ जाएगी वहां, प्ले लिस्ट, कि देखना क्या चाहते हैं। क्या आप देखना चाहते हैं सीबीएसई या एनसीईआरटी पर आधारित संपूर्ण पाठ्यक्रम, या फिर आप देखना चाहते हैं पाठ का संपूर्ण सारांश, वो भी क्रमानुसार, या फिर आप देखना चाहते हैं संपूर्ण पाठ का विवरण, या फिर आपको देखना है एनसीईआरटी समाधान, या आप देखना चाहते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, या फिर आप देखना चाहते हैं संपूर्ण अध्याय वीडियो इन वन शॉट, तो वो भी मिलेगा। बहुविकल्पीय प्रश्न हर एक बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से कैटेगराइज्ड अर्थात श्रेणीबद्ध करके यहाँ आपके लिए अरेंज किया गया है ताकि आपको किसी भी तरह की किसी भी असुविधा का सामना ना हो और आप बहुत ही अच्छे पॉजिटिव माइंड के साथ यहाँ पर पॉजिटिविटी के साथ शिक्षा ग्रहण कर सकें। हमारा उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य है आपको बेहतर से बेहतरीन बनाना। यहाँ पर सबसे पहले हम चलते हैं पाठ्यक्रम के वीडियो पर, ठीक है। पाठ्यक्रम के वीडियो पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पाठ्यक्रम, संपूर्ण पाठ्यक्रम जो कि आपकी साल भर का पाठ्यक्रम रहेगा, उसका ये वीडियो है। इस वीडियो के अंतर्गत आपकी पाठ्य पुस्तकें कौन कौन सी हैं, जैसे क्षितिज और कृतिका कोर्स ए, स्पर्श और संचयन कोर्स बी भाग 2, क्योंकि इनका भाग 1 हम कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हैं। अब इसमें कितने चैप्टर्स हैं, क्षितिज में काव्य खंड और गद्य खंड में कौन कौन लेखक हैं, कौन कवि हैं, कृतिका में किस तरह की रचना है, ठीक उसी तरह से स्पर्श में कितने चैप्टर्स हैं, क्योंकि नाम तो यही था 9वीं में भी, क्या उन्हीं की कहानियों को या कविताओं को आगे बढ़ाया गया है कक्षा 10वीं में। कवि या लेखक सेम है या समान है या कुछ अलग है, जो भी जितने भी प्रश्न आपके मस्तिष्क में उपज रहे हैं हर एक सवाल का जवाब देंगी आपकी लाली मैडम। तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और मैं प्रॉमिस करती हूं आपसे कि जब आप ये वीडियो देख लेंगे ना तो आपको आपके पाठ्यक्रम से संबंधित किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं रहेगा और वीडियो आपको पसंद भी आएगा। तो जो पसंद आएगा तो उसको लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, शेयर करना नहीं भूलना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप जैसे बच्चों के लिए लेकर आया है कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन एकदम फ्री। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू।